जय हिंद दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और एनसीईआरटी के प्रश्न श्रृंखला के इस सेशन में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और इस सेशन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे वो फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है भाग 4, ऑप्शन बी है भाग 5, ऑप्शन सी कह रहा है भाग 2 एंड ऑप्शन डी कह रहा है भाग 3। इसका सही आंसर होगा भाग 3। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी इसी को मूल अधिकार भी कहते हैं अथवा इंग्लिश में फंडामेंटल राइट दिया गया है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद, अब देखिए आर्टिकल भी आपसे पूछ दिया जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक यानी अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब जो अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान है, यानी अमेरिका में जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, उसे किस नाम से जाना जाता है? अधिकार पत्र अथवा इंग्लिश में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत में इसे मूल अधिकार कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ऑप्शन बी कह रहा है लिंग समानता का अधिकार, ऑप्शन सी कह रहा है सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पर ध्यान रखना सूचना का अधिकार नहीं रहेगा। कारण क्या है कि देश के किसी भी विभाग में बसने का अधिकार ये तो फंडामेंटल राइट देता है, लिंग समानता का अधिकार यह भी देता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार यह भी देता है, सूचना का अधिकार नहीं देता है क्योंकि सूचना का अधिकार उसे संवैधानिक नहीं है अपितु विधिक है, संविधान में नहीं दिया गया है। अपितु एक्सप्लेन को हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम डिटेल आप लोगों को समझा देंगे। देख लेते हैं कि एक्सप्लेन में क्या दिया है। सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार संवैधानिक है कि नहीं, तो संवैधानिक नहीं है अपितु विधिक है, लीगल राइट्स है, ध्यान रखना है। तो यहाँ एक्सप्लेन को हम लोग देख लेते हैं। सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। यह एक विधिक अधिकार है यानी लीगल राइट्स है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। ओके, तो यह अलग एक कानून बना करके सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसे विधिक बनाया गया है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 एंड ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21। तो इसका सही आंसर होगा ए, आर्टिकल 40 में यानी अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक ओके दिया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता यानी इक्विलिटी बिफोर लॉ से या विधियों के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। ओके, तो यह कहाँ दिया गया? आर्टिकल अनुच्छेद 14 में दिया गया है और अनुच्छेद 14
भाग 3 में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल सॉरी, ऑप्शन ए कह रहा अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी कह रहा अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी कह रहा अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी कह रहा अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर होगा डी 17। ओके, अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता से संबंधित प्रावधान आर्टिकल यानी अनुच्छेद 17 में दिया गया है। एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं हम लोग, नॉलेजेबल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसके बढ़ावा देने या उससे संबंधित विवादों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निर्योग्यताएं डिसेबिलिटी को दंडित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम 1955 1955 पारित किया गया। वर्ष 1976 यानी वर्ष 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। ओके, यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, ये तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, यह नहीं, ये 18 में दिया गया है। ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों की अनुमति, यह भी सही है। इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी सुमेलित नहीं है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत एवोल्यूशन ऑफ टाइटल का उपबंध किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य को सैन्य और अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान किए जाने से प्रतिबंधित करता है। ओके, और यहाँ ध्यान रखना है अनटचेबिलिटी से तात्पर्य क्या है, जो हम लोग अभी ऊपर प्रश्न भी देखे हैं, क्वेश्चन भी देखे हैं। अस्पृश्यता का मतलब यह है कि कहीं पर निम्न तबके के व्यक्ति जो निचले जाति से बिलोंग करते हैं, निचले वर्ण से बिलोंग करते हैं, शूद्र से बिलोंग करते हैं, तो अस्पृश्य कह के कोई संबोधित नहीं करेगा और सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति जो उन्हें दूर भगाएगा, अनटचेबल कहेगा, अस्पृश्य कहेगा, उसे दंडित किया जाएगा। ओके, उसे इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो कानून बनाया गया है उस कानून के अंतर्गत उसे अरेस्ट किया जाएगा और उसे दंड भी दिया जाएगा, उसे कारावास की सजा भी होगी। तो यह इस आर्टिकल यानी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया, इसीलिए अस्पृश्यता का अंत इस अनुच्छेद 17 के द्वारा कर दिया गया है कि अब कोई भारत स्वतंत्र होने के पश्चात अब कोई किसी को अस्पृश्य या अछूत कह करके नहीं पुकारेगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है समता का अधिकार, ये तो है। ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी है। ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार नहीं है, पहले था अब हटा दिया गया है। ऑप्शन डी कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यहाँ कह रहा है कौन नहीं है, तो सी नहीं होगा, संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेन क्या कह रहा है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19(1) च एवं अनुच्छेद 31 यानी आर्टिकल 31 को सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। ओके, पहले यह फंडामेंटल राइट के अंतर्गत था, तो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत अगर प्रॉपर्टी की बात है तो लोग असीमित संपत्ति अपने पास इकट्ठा कर लेंगे और कहेंगे कि धन रखने का
जमीन रखने का यानी चल अचल संपत्ति रखने का हमारा मौलिक अधिकार है, हम रखेंगे तो सरकार के सामने समस्या खड़ा हो जाती, वो इनकम टैक्स भी नहीं देते। ओके, इसलिए सरकार ने इसे फंडामेंटल राइट से हटा करके अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इसे रख दिया और इसे विधिक बना दिया कि जितना गवर्नमेंट चाहेगी उतना ही संपत्ति व्यक्ति रख सकता है और कितने संपत्ति पर कितना टैक्स लगाया जाएगा वह भी सरकार द्वारा किया जाएगा और लोगों को देना पड़ेगा। अगर फंडामेंटल राइट रहेगा तो कोई नहीं देगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिनियम में निहित है? ऑप्शन ए है विधियों का समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी कह रहा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी कह रहा है कार्य और सामग्री की सुरक्षा। इसका सही आंसर बी होगा, भाषण की स्वतंत्रता में दिया गया है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है एक्सप्लेन। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस का उल्लेख नहीं है, लेकिन सकाल पेपर्स बनाम भारत संघ मामला 1961 ईस्वी में 1961 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19(1) क में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत शामिल है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया कि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया कि इसी आर्टिकल में है, लेकिन यहाँ पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता का जो अधिकार अनुच्छेद 19(1) क में दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी बोलने की स्वतंत्रता में प्रेस की भी स्वतंत्रता सम्मिलित है। ओके, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप 19 मारते हैं, अगर 19(1) क रहता है तो 19(1) क को आप ट्रिक करते हैं। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है ऑप्शन ए 6 प्रकार की स्वतंत्रता, यही सही होगा, 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। 7 प्रकार की स्वतंत्रता नहीं, ऑप्शन सी कह रहा है 8 प्रकार की नहीं, ऑप्शन डी कह रहा है 9 प्रकार की नहीं, 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। आइए एक्सप्लेन देखते हैं, नहीं तो फिर हम आपको लोगों को समझाते हैं डिटेल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अभिव्यक्ति की, सम्मेलन करने की, संघ कोई संघ बनाने की, आबाद संचरण करने का, आबाद संचरण का मतलब बिना रोक भारत में भ्रमण करने का, संचरण का मतलब भ्रमण करना, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता एवं अपने रुचि के अनुसार व्यापार करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार यह 6 प्रकार के याद किया गया है कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे संविधान में प्रदान की गई है। अभिव्यक्ति बोलने की, कोई संघ या सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, आबाद संचरण करने की और निवास की और व्यापार की। ओके, अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 20(3) यानी आर्टिकल 23 में, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 22 में, ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 74 में। इसका सही आंसर ये होगा, अनुच्छेद 20(3) में दिया गया है। ओके, एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही विटनेस देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जबकि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत यानी आर्टिकल 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20(3) में प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अपराधी को यानी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही यानी विटनेस देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
तो कैसे वह देगा? अपने वकील के माध्यम से देगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी आर्थिक अधिकार, ऑप्शन सी कह रहा है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी कह रहा है धार्मिक अधिकार। इसका सही आंसर होगा सी, मौलिक अधिकार। यानी जीवन का अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो जीवन जीने का अधिकार। इसीलिए आप आत्महत्या करते हैं तो आत्महत्या करने को मौलिक अधिकार में दंडनीय अपराध दिया गया। यह नहीं कि आप जीवन जी रहे, आपकी शरीर है तो आप जब चाहे उसे मार डालिए, जहर खा के समाप्त कर डालिए, या फिर नदी में कूद करके जान दे दीजिए, तो हत्या अपराध के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 यानी 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए अस्थायी आवास, निजता का अधिकार, ठीक, राइट टू जिसे प्राइवेसी कहते हैं, निजता शब्द है, आदि को भी जीवन के अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना है। तो आपका अस्थायी निवास हो, राइट टू प्राइवेसी हो, आप कोई चीज़ रखे हैं, किसी इनको बताना नहीं चाहते हैं और किसी के व्यक्ति के द्वारा उसे पब्लिक कर दिया जाता है तो वह दंडनीय होगा, उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ऑप्शन बी मूल अधिकार है, ऑप्शन सी सांविधिक अधिकार है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा, मूल अधिकार के अंतर्गत यह कर दिया गया है, यानी फंडामेंटल राइट के अधीन कर दिया गया है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है, नहीं तो फिर मैं समझाता हूँ आप लोगों को। संविधान के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 to 14 यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट प्राप्त है। यह मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन, यह भी आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में स्थापित किया गया, तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 86वां संविधान संशोधन आपसे पूछा जाता है कब किया गया? तो 2002 में किया गया। 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति होती संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। ओके, और उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यानी केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 24। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 24। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों यानी माइंस या अन्य किसी जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। शामिल करने से तात्पर्य है लगाया नहीं जा सकता है। और जोखिम भरे कार्य का मतलब जैसे पटाखा फैक्ट्री है इत्यादि, ऐसे कार्यों में जहाँ गैस सिलेंडर इत्यादि को रिफिलिंग किया जाता है, ऐसे जगह इनको काम पर नहीं लगाया जाएगा। ओके, आगे कह रहा है 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला है प्रश्न संख्या 13, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 25 यानी अनुच्छेद 25 द्वारा, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 26 द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है आर्टिकल 27 द्वारा, और ऑप्शन डी कह रहा है आर्टिकल 28 के द्वारा। इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 27 के द्वारा। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जाना हो, किंतु राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। ओके, यहाँ पर कह रहा है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है अपना पैसा किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर की स्थापना में खर्च करता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो उस पर उसे कोई टैक्स नहीं गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। ओके, तो लेकिन अगर आप व्यक्तिगत कार्य करते हैं, निजी कार्य, कोई मकान बनवाते हैं, कोई मॉल बनाते हैं, कोई सिनेमा घर बनवाते हैं, कोई फैक्ट्री, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन धार्मिक संस्थान इससे बाहर रखे गए हैं, ध्यान रखिएगा इस आर्टिकल के अंतर्गत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, अधिकार कर्तव्यों। ऑप्शन ए कह रहा है को बाधित करते हैं, ऑप्शन बी है को अनुदेशित करते हैं, ऑप्शन सी है में निहित है, ऑप्शन डी है का विरोध करते हैं। इसका सही आंसर बी होगा, को अनुदेशित करते हैं। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, अतः अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है गोलकनाथ बनाम यानी वर्सेस पंजाब राज्य 1967, ऑप्शन बी कह रहा है पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, ऑप्शन सी कह रहा है शर्मा बनाम कृष्ण 1959, ऑप्शन डी कह रहा है बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951। इसका सही आंसर होगा ये, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। कह रहा है मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा था, तो यही था। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। आगे चलकर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में, यानी कहा कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा, यानी उसमें किसी तरह का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जाएगा। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपसे पूछा जाता है कि कभी भी एग्जाम पूछ दिया जाए कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूल ढांचा क्या है, तो मूल ढांचा कहीं दिया नहीं गया है, तो मूल ढांचा कौन बताएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करके बताएगा कि यह संविधान का मूल ढांचा है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ओके, या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए है विधि के समक्ष समता, ऑप्शन बी का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर होगा बी,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेन को अभी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। भारत में अधिकांश मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, जैसे विधि के समक्ष समता यानी अनुच्छेद आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण यानी आर्टिकल 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 एंड व 24, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 25, 26, 27 एवं 28। परंतु कुछ मूल अधिकार यथा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि अनुच्छेद 15 में नौकरियों, सेवाओं इत्यादि में नियोजन के लिए समानता की बातें, 16 और अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 यह केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होगा, विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर होगा सी, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 29 में। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग के निवासी या नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृत, स्क्रिप्ट और कल्चर को बनाए रखने का अधिकार होगा। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 कर रहा है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है 1971 में, ऑप्शन बी है 1976 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1979 में और ऑप्शन डी कह रहा है 1981 में, 1981। इसका सही आंसर होगा बी, 1976। ओके, 1976 में। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, जिसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत बिना भुगतान किए मजदूरी कराना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 35 के 2 के अनुसार संसद ऐसे कार्यों के लिए जो भाग 3 के अधीन अपराध घोषित किए गए दंड विहित करने के लिए कानून बना सकती है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 कह रहा है मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1977। इसका सही आंसर होगा सी, 1980। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल, पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत की। ओके, प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। तो यही बीपी मंडल थे, इन्हीं के, इसीलिए मंडल आयोग कहा जाता है। इनका पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ओके, और कब इसे प्रस्तुत किए? 12 दिसंबर 1980 को, और इसी में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण यानी रिजर्वेशन की सिफारिश की गई।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 21 यानी 21, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 33, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। इसका सही आंसर होगा सी, आर्टिकल 33 यानी अनुच्छेद 33। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों, ओके, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने वाली सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित करने वाली विधियां बना सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21 मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा नहीं, ऑप्शन बी कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है विधि मंत्री नहीं, विधि मंत्री का पावर नहीं होता उतना, ऑप्शन डी कह रहा है प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, ये राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन दो प्रकार से होता है। फर्स्ट नंबर 1 का अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र पर आपातकालीन प्रभाव हो तो अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं 2 क्या कहता है। सेकंड क्या कह रहा है, अनुच्छेद 359 यानी 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आपातकाल के समय में अनुच्छेद 20 यानी आर्टिकल 20 व 21 को अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए कह रहा है भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को संरक्षण की बात कह रहा है ना, तो संरक्षण देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपसे पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को या किस आर्टिकल को आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32 के द्वारा यानी 32 को कहा गया है। और यह किस में है? फंडामेंटल राइट में है। तो इन्होंने आर्टिकल अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, जहां अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले तक सीमित है। ओके, आगे क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। वहीं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की अधिकारिता में मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य विषय भी सम्मिलित हैं। न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण की रीट। ओके, तो यह 5 प्रकार की रीट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बना लिया गया है, पुलिस ले जा करके उसे जेल में डाल दी है, ओके, तो उसे संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो आगे डिटेल है, हम आप लोगों को परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण की रीट सब समझाएंगे। क्लास भी लिए थे, पढ़ाए हैं, तो उसमें भी दिया गया है, पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सी रीट
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी कह रहा है उत्प्रेक्षण। सही आंसर होगा बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कहता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो। इस रीट द्वारा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 यानी 1928 ने समर्थन किया था। ये तो सही है, एग्जैक्ट सही है। आगे देख लेते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट के द्वारा ही कह रहा है मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था, तो मूल अधिकारों के लिए समर्थन किया था, ये बात सही है। ऑप्शन बी कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय प्रदान दिया था, नहीं। ऑप्शन डी सी कह रहा है अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल थे, नहीं, अगस्त प्रस्ताव में नहीं थे। डी कहला है क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया, नहीं। मूल ए क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, ये सब जो है कि सेकंड वर्ल्ड वार जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसे रोकने से संबंधित और भारत में हो रहे राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन को रोकने के लिए लाया गया था। ओके, इसमें सही क्या होगा? ए। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट सन 1928 के माध्यम से किया गया था। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए है 1 माह, ऑप्शन बी है 3 माह, ऑप्शन सी है 6 माह और ऑप्शन डी है 9 माह। इसका सही आंसर होगा बी 3 माह। ओके, यानी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? 3 माह तक, अधिक से अधिक, मैक्सिमम। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत निवारक नजरबंदी का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नजरबंदी में रखना हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 19(1) का, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 25 यानी अनुच्छेद 25। इसका सही आंसर होगा बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19(1) का। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को फिर हम समझाते हैं। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2000 वर्ष 2004 मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, यानी फंडामेंटल राइट है। ओके, प्रत्येक व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी किन किन मामले में दिया था? तो नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2004 में। यह भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, किसने दिया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उच्चतम न्यायालय ने दिया कि अपने निजी भवनों पर यानी अपने आवास पर व्यक्ति राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकता है और वह उसका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ऑप्शन ए है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा बी, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकार के बारे में है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार संघ या राज्य द्वारा बनाया गया ऐसा कोई भी कानून जो भाग 3 संविधान के भाग 3 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो वह कानून शून्य होगा, या कानून की जिस मात्रा तक उल्लंघन करता हो उस मात्रा तक शून्य होगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। यह तो सही लग रहा है। बी का रहा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। नहीं, राज्य नहीं। ऑप्शन सी का रहा सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। नहीं, राज्य शब्द तो नहीं, न्याय तंत्र तो सही है। ऑप्शन डी का रहा है एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। नहीं, एक के लिए सभी कानून नहीं, हमारा संविधान ये अलाउ नहीं करता सभी के लिए कानून के नज़र में, क्योंकि 14 में कहा गया है कि व्यक्ति के समक्ष समता और विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो इस सेंस के आधार पर डी गलत हो जाएगा। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। विधि के नियम का आशय सभी के लिए कानून, सभी के लिए एक न्याय तंत्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वर्तमान में इस संविधान में इस आर्टिकल की प्रासंगिकता बढ़ गई है, क्योंकि तेजी से इंटरकास्ट मैरिज बढ़ रहा है, इंटर रिलीजन मैरिज बढ़ रहा है। ओके, यानी अंतर जाति विवाह बढ़ रहा है, और अंतर धर्म, एक धर्म का लड़का दूसरे धर्म के लड़की से विवाह, या दूसरे धर्म की लड़की दूसरे धर्म के लड़के से विवाह। तो इंटर रिलीजन मैरिज और इंटर कास्ट मैरिज तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए इस अनुच्छेद की आर्टिकल की जो रिलीवेंसी है बहुत बढ़ गई है वर्तमान में। तो आइए देखा जाए किस में दिया गया है। ऑप्शन ए करा अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी करा अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी करा अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी करा अनुच्छेद 29। इसका सही आंसर बी होगा, अनुच्छेद 21। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ऐसे लड़के लड़कियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है जो अपने पसंद का विवाह करना चाहते हैं या अपने पसंद से विवाह कर रहे हैं। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कहा कि व्यक्ति को विवाह करने की भी स्वतंत्रता है, और अपने पसंद का विवाह करने या अपने पसंद के लड़की को, अगर लड़का है तो अपने पसंद के लड़की से शादी करने का अधिकार है, अगर लड़की है तो अपने पसंद के लड़के को चुनने का अधिकार दिया गया है। ओके, आगे कर रहा है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही विदेश भ्रमण का भी अधिकार निहित है, जिसका उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 1978 के अंतर्गत दिया गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है उच्चतम न्यायालय ने किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। ऑप्शन ए है उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, बी कह रहा है गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, सी कह रहा है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी कह रहा है चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसका सही आंसर होगा ए उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। उन्नीकृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य वाद में 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को नागरिक के शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया है। अतः 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 क यानी ए जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता, यानी हिंदू शब्द में कौन सम्मिलित नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध हिंदू धर्म के अंतर्गत रखे गए हैं, जैन भी हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं, पारसी हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं है, सिख भी हिंदू धर्म के अंतर्गत है। तो हिंदू धर्म के अंतर्गत कौन कौन लोग हैं? सनातन हिंदू, बौद्धीय लोग, जैनी लोग और सिख लोग हैं, जबकि पारसी लोग नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द हिंदू के अंतर्गत बौद्ध, जैन, सिख को शामिल किया गया है। मुस्लिम, पारसी, ईसाई आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये अलग धर्म है ना, इसलिए सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो सही कालानुक्रम चुनना है। ओके, ए कह रहा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी कह रहा है मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, डी कह रहा है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। नीचे कह रहा है सही उत्तर का चयन करिए। तो क्रम से हम लोगों को देखना है कि किस किस वर्ष यह वाद लाया गया। ओके, तो यहाँ पर ए के गोपालन का अगर देखा जाएगा तो यह 1950 में लाया गया था। ओके, 1950 में गोपालन लाया गया। इसके बाद गोलकनाथ को देखा जाएगा तो 1967 में लाया गया था। केशवानंद को देखा जाएगा तो केशवानंद का जो मामला है 1973 का ये मामला है, 73 का ये मामला है। इसके बाद मिनर्वा मिल 1980 का मामला है, यह 1980 में लाया गया। तो इस प्रकार अगर क्रम हम लोग देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो डी आ जाएगा क्रम में, डी के बाद क्योंकि 1950 है, इसके बाद ए आ जाएगा क्योंकि 67 है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ओके, इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 आ जाएगा, यानी बी आ जाएगा। इसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 80 आ जाएगा, यानी सी आ जाएगा, यानी DABC आएगा। ओके, क्योंकि डी पहले आएगा, 1950 है, तो DABC देखा जाए किस में है, DABC। ए डी का रहा है, इसके बाद ए आना चाहिए लेकिन यहाँ बी दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ओके, और लास्ट में सी होना चाहिए तो ये गलत हो जाएगा। बी का रहा है ए भी नहीं होगा। सी का रहा है डी के बाद ए के बाद बी और बी के बाद सी, ये सही है, सी सही होगा, और डी भी गलत है, डी के बाद सी दे रहा है। ओके, आगे बढ़ा जाए। एक्सप्लेन भी दिया है, नॉलेजेबल है, देख लिया जाए। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, हमने तो एक्सप्लेन हम लोग कर ही लिए हैं। ओके, फिर भी देख लीजिए आप लोग। 1950 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980।
तो यह आज के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और आप लोग क्लास का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मनोबल मेरा बढ़ाते रहिए और आप लोगों को एकदम फ्री देते रहेंगे और जल्दी से वो बोर्ड की व्यवस्था करके हम जो है ऑनलाइन क्लास भी यूट्यूब पर लेना प्रारंभ कर देंगे। ओके, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, एनसीईआरटी के प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में।